नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। आरबीआई चर्चा में क्यों है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं और जो है मौद्रिक समिति बनाई गई उसमें जो है सदस्य कौन बने हैं, कितने सदस्य होते हैं, उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। आइए पहले बात कर लेते हैं आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो बात करते हैं, भारत सरकार ने जो है आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। तो किसको बनाया है, तो संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई के नए गवर्नर हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जो आरबीआई है उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, इनकी इमेज लगी हुई है संजय मल्होत्रा जी की। अब यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने जो है पदभार कब से संभाला है, तो 12 दिसंबर 2024 से इन्होंने है पदभार संभाला है। और इनकी जो नियुक्ति रहेगी वो 3 वर्ष के लिए रहेगी, लगभग जो है 2027 तक इनका जो है पद रहेगा, इसमें 3 वर्ष तक रहेंगे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, ये कौन से नंबर के जो हैं गवर्नर बने हैं। तो ये जो है गवर्नर बने वो 26वें नंबर के गवर्नर बने, 26वें नंबर के गवर्नर बने। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, इन्होंने स्थान किसका लिया है, क्योंकि स्थान भी पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं इनका, जो इन्होंने संजय मल्होत्रा जी इन्होंने स्थान लिया है, शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया है, शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जिनका स्थान लिया शक्तिकांत दास का, और ये कौन से नंबर के थे, तो 25वें नंबर के जो हैं गवर्नर थे। अब 26वें नंबर का कौन बने, तो संजय मल्होत्रा जी बने, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि नए गवर्नर अगर पूछे जाएं तो संजय मल्होत्रा जी हैं, और इन्होंने स्थान लिया है शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। और ये इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। और इन्होंने जो है पदभार जब से मतलब कार्य कब से शुरू करेंगे, तो 12 दिसंबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अब संजय मल्होत्रा जी की बात आई है, तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान कैडर से जो हैं आईएएस अधिकारी रहे हैं। कौन, तो 1990 बैच के हैं आईएएस अधिकारी हैं। और इन्होंने जो है ऊर्जा मंत्रालय में भी कार्य किया है सिक्योरिटी के रूम में। और आगे बात करें, इन्होंने इंजीनियरिंग की है, आईआईटी कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, आईआईटी कानपुर से। तो जब भी देखिए, जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो जिसकी नियुक्ति होती है तो उसके बारे में पढ़ना भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि उनसे विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आयोग किस तरीके से प्रश्न बनाता है, जब भी कोई आयोग प्रश्न बनाता है तो ये महत्वपूर्ण ये रहता है कि जब कथन में प्रश्न बनाता है तो उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और कथन में कठिन प्रश्न बना देता है कि उसके बारे में पूछ लेगा, उसने एजुकेशन क्या की है या पहले सेक्टर में कौन से काम करता था। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए हैं और आगे बने भी हैं। आगे बात करते हैं, वर्तमान में अगर बात करें तो ये पहले कार्यरत कहाँ पे थे, तो राजस्व सचिव थे। अब इनको जो है आरबीआई के गवर्नर बना दिया गया है। कौन से नंबर के, तो 26वें नंबर के गवर्नर बने हुए हैं संजय मल्होत्रा जी। तो पहले कहाँ थे, तो राजस्व सचिव थे। अब बात आती है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। अब इसके थोड़े बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करते हैं इसकी सिफारिश जो है, मतलब ये कहा गया था कि एक केंद्रीय बैंक हो, मतलब सेंट्रल बैंक हो, जो पूरे भारत को जो है वित्तीय सहायता दे। तो यहाँ पे एक सिफारिश दी गई थी, कब, तो 1926 में सिफारिश दी गई थी। हिल्टन यंग की जो आयोग गठित किया गया, तो उसके सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना करने की बात की गई थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, बाकायदा एक कथन में ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था कि किसकी सिफारिश पर जो है केंद्रीय बैंक की स्थापना करने की बात की गई थी। तो ये जो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी जो है स्थापना करने की बात की गई थी 1926 में। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, जब 1926 में इसकी बात उठी थी तो बात करते हैं 1934 में। 1934 में एक जो है अधिनियम बनाया गया, एक अधिनियम पास हुआ। कौन सा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ 1934 में। और ये जो है भारत सरकार द्वारा नहीं पारित हुआ, बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये जो है अधिनियम बनाया गया और ये पारित हुआ, याद रखिए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अधिनियम बना है वो किसने बनाया, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था 1934 में। फिर इसकी स्थापना होती है 1935 में। इसकी स्थापना जब हुई थी तो कहाँ पे स्थापना होती है, कोलकाता में स्थापना होती है। कोलकाता में जब स्थापना हुई थी 1935 में,
फिर आगे बात करते हैं जो 1937 आता है, तो 1937 में इसका जो है आरबीआई का हस्तांतरण किया गया। कहाँ पे किया गया 1937 में? तो इसका जो है हस्तांतरण करके मुंबई में इसका जो है स्थापना किया गया। मतलब जो कोलकाता में हुई थी, कोलकाता से सीधे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। याद रखिए, तो 1937 में इसकी बात हुई थी। और इसको मुंबई में कब ट्रांसफ़र किया गया? तो 1937 में ट्रांसफ़र किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं 1949 आता है, तो 1949 की महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि आरबीआई को सरकारी स्वामित्व में राष्ट्रीयकृत किया गया था। जैसे कि अगर आप बात करें कि जो राष्ट्रीय गान था उसको जो है राष्ट्रीय मान्यता कब दी गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को दी गई थी। लेकिन अगर पहली बार गाया कहाँ गया था? तो कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। वैसे अगर बात करते हैं इसकी स्थापना तो पहले ही 1935 में हो गई थी। लेकिन अगर बात करते हैं राष्ट्रीयकृत कब की गई है, तो ये जो राष्ट्रीयकृत की गई थी 1949 में। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आरबीआई की महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि आरबीआई जो है जो भी वित्तीय सहायताएं होती हैं और जो आरबीआई का कार्य क्या होता है, तो आरबीआई का जो होता है जो ऋण है, मुद्राएं हैं और मुद्रा स्थिरता है, उसके बारे में मुद्रा विनियमन है, मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कितने नोट जो हैं। आरबीआई को ये भी पता होता है कि इस साल जो है कितने नोट जारी हुए हैं और कितने जो हैं नष्ट हुए हैं, और जो है नोटों का जो भी जितनी भी मुद्रा भारत की जो इंडियन करेंसी चलती है उसको सबकी जानकारी रहती है। तो ये जो है सब किसके अंडर में काम होता है? तो आरबीआई के अंडर में काम होता है। आरबीआई 3 रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण जारी करता है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है आइए जानते हैं। तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, फिर मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करता है। तो ये रिपोर्टें मुख्य हैं आरबीआई की जो हर साल जारी होती हैं, याद रखिएगा। फिर वित्तीय समीक्षा रिपोर्ट भी जारी करता है। जो फाइनेंशियल रिव्यू रिपोर्ट होती है उसकी जो फाइनेंशियल रिव्यू रिपोर्ट होती है वो भी जारी करता है। 3 मुख्य रिपोर्टें जो है आरबीआई जारी करता है। इसके द्वारा जो है समीक्षा करता है कितना फाइनेंशियल उसका खर्च हुआ है, कितना क्या हुआ है, वो सब चीज़ें इसके अंडर में आती हैं। ये रिपोर्टें 3 मुख्य हैं। बाकी और भी रिपोर्टें हैं, मतलब तिमाही में, छमाही में जारी होती रहती हैं। और रेपो रेट जो दर है वो भी जारी करता है। तो याद रखिए 3 रिपोर्टें सबसे महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो याद रखिए रिपोर्टें जो हैं पूछी जाती हैं। आगे बात करते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया गया है। तो पुनर्गठन किया गया है और ये 6 सदस्यीय जो है इसमें 6 सदस्य बनाए गए हैं। जो मौद्रिक नीति समिति है तो उसके में 6 सदस्य बने। तो कौन कौन बने? इसमें 6 सदस्यों में 3 जो है नई नियुक्ति की गई हैं। तो ये नई नियुक्ति वाली पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। इसको जो होते हैं आरबीआई के जो है 2 विशेष पद होते हैं, सदस्य होते हैं, और बाकी जो है शेष 3 सदस्य जो है मनोनयन किए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा मनोनयन किए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं जो मौद्रिक नीति 2024-25 के लिए अगर बात करें तो इसमें जो है कौन कौन नियुक्त किया गया है। तो 1 अक्टूबर 2024 को जो है 3 लोगों को मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कौन कौन लोग हैं। तो इनका अगर बात करते हैं तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के निदेशक हैं राम सिंह। कौन है? तो राम सिंह जो है, राम सिंह को नियुक्त किया गया है। और अर्थशास्त्री जो हैं सौगत भट्टाचार्य, तो इनको भी नियुक्त किया गया है। क्या है? तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के निदेशक और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भी हैं। आगे बात करते हैं नागेश कुमार। तो नागेश कुमार को भी नियुक्त किया है, मतलब 3 लोगों को जो है मनोनीत किया गया है इसमें। तो महत्वपूर्ण बन जाता है कि 3 नए लोग जो हैं इसमें जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें मनोनीत किया गया है। आइए आगे बात करते हैं। इसमें 6 सदस्य जो होते हैं उनमें चर्चा कर लेते हैं। और उन्होंने स्थान जो लिया है वो 3 लोगों का स्थान लिया है। तो 3 लोग जो हैं, पहले कौन थे 3 लोग? तो पहले की बात करें इससे पूर्व में तो आसमिया गोयल थी और ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य थी। शशांक भिंडे ये नेशनल काउंसिलिंग फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सलाहकार थे। और जो है प्रोफेसर जयंत वर्मा, तो इनका स्थान जो लिया है वो 3 लोगों को जो नाम बताया उनका। तो यहाँ पे अगर चर्चा करें कुल मिला के जो है मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों में कौन कौन है आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मौद्रिक नीति समिति जो है गठित की गई थी, पुनर्गठन हुआ था उसका, तो उस समय जो गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो अब देखो दोनों पर्सन अलग अलग बनाए जा सकते हैं, पूछ लिया जाएगा मौद्रिक नीति समिति का जो गठन हुआ था पुनर्गठन, तो उस समय जो है किसके कौन गवर्नर था?
तो शक्तिकांत दास थे। अगर वर्तमान की बात करें, क्योंकि वर्तमान में कौन बन चुके हैं, तो संजय मल्होत्रा जी बन चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों नाम अलग अलग याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा जी का भी नाम आ सकता है, लेकिन पर्सन कैसे आयोग बनाता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पर्सन को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। फिर आगे बात करते हैं डॉक्टर एम देवव्रत पात्रा, तो इनको जो है डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, और मेन गवर्नर कौन हो गए, तो संजय मल्होत्रा जी हो गए। शक्तिकांत दास जी का इन्होंने स्थान लिया है। बात करते हैं डॉक्टर राजीव रंजन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई के हैं। फिर बात करते हैं राम सिंह, तो राम सिंह जो है भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हैं। 3 सदस्य जो है भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हैं। आगे बात करते हैं सौगत भट्टाचार्य, तो इनको जो है भारत सरकार द्वारा ही मनोनीत किया गया है। फिर इनका आगे बात करते हैं नागेश कुमार, तो नागेश कुमार को भी भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि मनोनीत भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को किया गया है, तो 3 लोगों को, राम सिंह को किया गया है, सौगात जी को और नागेश जी को, तो इनको जो है मनोनीत किया गया है। अगर बात करते हैं आरबीआई के जो गवर्नर हैं, अब चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ से भी पर्सन बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। डिप्टी गवर्नर कौन है और आरबीआई के जो हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नर कौन है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने चर्चा किया है कि जो आरबीआई है वो चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि जो है नए गवर्नर बने आरबीआई के, इसलिए चर्चा में आया था। और जो है कि जो पुनर्गठन हुआ है मौद्रिक नीति समिति का, तो उसके लिए चर्चा में आया था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या कोई कमेंट, आपको कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।